स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप बोलेंगे सर आज इंग्लिश नहीं बोल रहे? नहीं, मैं आज ये वीडियो जो है वो हिंदी में कर रहा हूं, क्योंकि हम चरक संहिता की बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं कि ये चरक संहिता हमें जान सकते हैं और उसके आधार पर हम अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि चरकस्तु चिकित्सिते, आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी हो तो चरक संहिता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और इस वीडियो के द्वारा हम आज एक इंपॉर्टेंट चिकित्सा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, उसका नाम डिस्क्राइब स्वभाव परमवाद। स्वभाव उपरमवाद जोड़ बनाकर क्या हो गया? स्वभाव परमवाद। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट ऑफ चरक पूर्वार्ध, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स। तो मेरे इस चैनल में, आयुर्वेद एकेडमी चैनल में, प्रथम वर्ष से लेकर आखिर वर्ष तक बीएमएस का जो कोर्स है, सभी विषयों के बारे में अच्छे अच्छे ऑथेंटिक वीडियोस मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे बना रहा हूं, कितने साल से बना रहा हूं, और किसी भी अपेक्षा की न करके ये बनाते जाता हूं, क्योंकि मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये वीडियो विद्यार्थियों, टीचर और डॉक्टर्स के लिए भी काम आ जाएगा। मेरी डिग्री आप तो जानते हैं, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूं, आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी में एमडी कर चुका हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। किसी स्टूडेंट को कौन सी भी क्वेश्चंस एलए की हो या एसए की हो, आपको चाहिए कि आपको रेडीमेड आंसर्स मिल जाए, पीपीटी मिल जाए या ड्राफ्ट मिल जाए, तो हमारी आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। फिलहाल ये पेड सर्विसेज रहेगी। देखिए, चरक सूत्रस्थान अध्याय 16 में चिकित्सा प्राभुतीय करके जो अध्याय है, उसमें एक श्लोक लिखा है 27 नंबर का, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देहधातवाः हेतु साम्यात् समस्तेषां स्वभाव परमः सदा। क्या बताया है यहां पर? जब भी हम, हेतु का मतलब है कारण, कॉजेस, जो गलत गलत कॉजेस हम करते हैं उसके द्वारा हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, देह के जो धातु हैं, मतलब वात पित्त कफ हो या रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र हो या मूत्र पुरुष स्वेद हो, इसमें विषमता आ जाती है, होम्योस्टेसिस नष्ट हो जाता है, साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और रुग्ण हम बन जाते हैं। तो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि देर आर सम स्पेसिफिक कॉजेस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ कारण रहते हैं। तो विषम कारण से हमारे धातु भी विषम बन जाते हैं। जैसे कि अभी बारिश के दिन आ जाएंगे, तो बारिश के दिन में हम, वर्षा ऋतु में ज्यादातर पानी में नहीं भीगना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम पानी में भीग रहे हैं और हमारी केयर नहीं कर रहे हैं, दखल अंदाज कर रहे हैं ये सब चीजें, तो क्या हो जाएगा? अति शीत सेवन से, या वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में हम आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं, है ना, आइसक्रीम, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ठंड गुणस के कारण ये जो हमारी वात दोष है या कफ दोष है, उसका प्रकोप हो जाएगा, रस धातु बिगड़ जाएगा, है ना, मांस मेद धातु बिगड़ जाएंगे, खाना हजम नहीं हो जाएगा। तो ये विषम हेतु के द्वारा विषम धातु पैदा होते हैं, ये तो सभी को मालूम है। फिर उसमें ऐसा लिखा है कि जब हम जो कारण है वो दूर हटा देंगे, वो कारण का सेवन बंद करेंगे, तो अपने आप हमारे शरीर में जो गलत चीजें हो गई हैं, विषमता आ गई है, वो ठीक ठाक हो जाएगी। ऐसा इधर बोला है। डिसइंटीग्रेशन एंड डीजनरेशन ऑफ एनी सेल ऑकर्स नेचुरली। स्वभाव का मतलब है नेचर, उसमें कोई अलग चीज की जरूरत नहीं है। देह की धातुएं, जो हमारी धातु है, वो उत्पादक कारणों की विषमता से विषम हो जाती है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि विषम सेवन का मतलब वर्षा ऋतु में ज्यादा ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना, पानी में भीगना, तो इससे क्या हो जाएगी? हमारे धातु विषम हो जाएंगे। यदि उत्पादक कारण सम रहते हैं, मतलब हम ऋतुचर्या का पालन करेंगे, तो क्या कारण सम हो गए, तो धातुओं की भी इक्विलिब्रियम जो है, समता बनी रहती है। और इसका कारण धातु अपने स्वभाव से ही
अपने आप विनाश प्रतिक्षण होते रहते हैं। शीर्यते तच्छरीरम, जो भी एक्टिविटी होगी वो धीरे धीरे वैसे की वैसी चालू रहेगी। ओके, सो मनुष्य के शरीर की चेष्टा के कारण शरीर की धातुओं में व्यय हो जाता है। डीजनरेशन तो कायम सदा सदा चालू है। आहार पथ्य आदि उस व्यय को निरंतर पूर्ण कर रहते हैं, इसलिए उसका क्षय प्रतीत नहीं होता। क्या हो जाता है, क्षरण हो गया, फिर खाना खा गया तो उसमें क्या बोलते हैं, आहार से हम भरपाई करते हैं, तो झीज हो जाना और उसमें भरपाई हो जाना, उससे क्या हो जाता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज मेंटेन। चय और अपचय में बैलेंस हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि एक क्षय चालू है, एक डिजनरेशन चालू है, डिसइंटीग्रेशन चालू है। यदि कोई आहार या विहार शरीर के किसी धातु के गुणों सदृश होने वाला होता है और अन्य धातुओं के समान गुण नहीं होता, तो समान गुण वाली धातुएं बढ़ती हैं और विपरीत गुण वाली धातुएं घटती हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, कि ज्यादातर हमने स्वीट मधुर सब्सटेंसेस ले लिए और घृत का, तुप का इस्तेमाल कर दिया, घी का इस्तेमाल कर दिया, तो हमारे शरीर में जो मेद धातु है उसमें अपने आप वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मधुर गुरु गुण स्थिर गुण ये किसका कारण है, ये मेद के समान वाला है। हम बैठे रहेंगे तो मेद धातु बनाए रख जाएगा, है ना, इस प्रकार। और एक क्या जाता है उसके अलग, हमने फास्टिंग कर दिया, हमने रुक्ष पदार्थ का सेवन चालू कर दिया, हमने ज्यादा भागदौड़ चालू कर दी, तो ये विषम है और है, अपोजिट है, किससे, मेद धातु से। तो मेद धातु अपने आप कम हो जाएगा। सो विषमता से धातुएं भी विषम हो जाती है। यदि आहार विहार ऐसा हो कि संपूर्ण शरीर के धातुओं के अनुगुण हो तो धातु सम रहेगी, उसके उसके पोषक अंश उसको मिल गए तो धातु साम्यावस्था में बने रहेंगे। रस धातु ज्यादातर फ्लूइड नेचर का है, द्रव स्वरूप का है, तो हमारा हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, दिन भर हमें पानी अच्छा पीना चाहिए, तो रस धातु बनाया जाएगा। फिर हम ज्यादातर पानी कम पिएंगे तो क्या हो जाएगा, रस धातु के ऊपर असर पड़ जाएगा। तो यह विज्ञानवादी कुशार लोगों का, रिसर्चर्स का मानना है कि वस्तुओं का नाश स्वभाव में ही होता है, तो अपने आप डिजनरेशन होते जाना ये नेचुरल फेनोमेना है, कारण निरपेक्ष विनाश बोलते हैं उसको। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा क्या होता है, धातुओं का, मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, शीर्यते तच्छरीरम, धीरे धीरे डिजनरेशन चालू रहता है, मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोलते हैं आप, बच्चों का क्या, बच्चे तो बढ़ जाते हैं, मालूम है मेरे को। तो उसमें क्या हो जाता है, एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, उसमें ज्यादा भरपाई, ये क्षय से ज्यादा होते तो आदमी बढ़ जाता है। तारुण्यावस्था में, यंग एज में क्या हो जाता है, ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, भरपाई होना और झीज होना, ये बैलेंस हो जाता है। और जब हम 60 क्रॉस करते हैं, अब 60 प्लस 40 प्लस, तो विनाश ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, हर एक विनाश तो होने ही वाला है, जन्म हो गया तो मृत्यु तक हमारा धीरे धीरे विनाश होने वाला है, डीजनरेशन डिसइंटीग्रेशन होने वाला है। रस रक्त आदि धातुओं की उत्पत्ति में ये आहार रस उसका कारण है, परंतु कि निर्माण का कारण तो हम बता सकते हैं, क्लियर कट स्पष्ट रूपतया हम जानते हैं कि ये धातु किससे बना है। पानी अच्छा पीने से, मधुर द्रव्य सेवन करने से, शीत द्रव्य सेवन करने से रस धातु अच्छा बना है। ज्यादा हिमेटिनिक जैसी आहार द्रव्य लेने से जिसके रक्त धातु बढ़ सकता है, उससे रक्त धातु की निर्मित, तो निर्मिति का कारण हमेशा पता चलता है। और बहुत बार क्या हो जाता है कि विनाश का कारण पता नहीं चलता नेचुरल प्रोसेस में। हम डिसीज की बात नहीं कर रहे, डिसीज की बात तो थोड़ी अलग है। हा? तो इसी प्रकार आहार की विषमता से धातुओं में भी विषमता उत्पन्न हो जाती है। अभी अभी मैंने बता दिया आपको कि जैसे हम ज्यादा हाई कैलोरी सब्सटेंस सेवन करेंगे तो मेद धातु में तो विकृति आ जाएगी। विषमता के नाश में कोई कारण नहीं होता, जो बीमारी हो गई सो हो गई, हम उसके कारण बीमार बीमार रहते जाएंगे। एक प्रश्न उठता है कि जहां कहा गया है कि मधुर अम्ल लवण ये वातनाशक है, क्वेश्चन मार्क है ना। आप तो अभी अभी सर कह रहे थे कि नाश का कारण नहीं होता, अपने आप हो जाता है, स्वभाव उपरम वात, नाश का कारण नहीं, ऐसे अभी सब सर कह रहे थे ना।
तो ये कैसे लिखा है मधुराम्ल लवण वातनाशक है? तो इस सिद्धांत से ऐसा लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ी है, अपितु ये ध्यान में रखिए कि मधुर इत्यादि रस, ये जो मधुर रस है ना मधुराम्ल लवण, अपने समान गुण वाली धातुओं को वर्धन करते हैं, तो कफ का वर्धन हो जाएगा, और कफ का वर्धन हो जाने से अपने आप वात का नाशन हो जाएगा। तो वात नाशन के लिए हमने कुछ स्पेशल चीज नहीं की है। मधुर आम्ल लवण सेवन करने कफ का वृद्धि हो गया, अपने आप वात का क्षय हो गया, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। सो वायु का शमन, अभी अभी जैसे मैंने कहा कि कफ वर्धन होने से, न्यूट्रिशन अच्छी होने से माल न्यूट्रिशन अपने आप चला जाएगा। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि विनाश का कारण नहीं, फिर भाव पदार्थ। हाँ? तो भाव पदार्थ का जो निरुक्ति है वो शब्द ही ऐसे बना है, भवंती इति भावः। भवंती इति भावः का मतलब क्या है? जो उत्पन्न होते हैं किसी कारणवश, उसे ही भाव पदार्थ बोलते हैं। तो भाव पदार्थ उत्पत्ति के कारण है, फिर नाश का कारण हमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए कई आचार्य ऐसे मानते हैं, उसका जो थोड़ा सा बोलते हैं ना, कई आचार्य मानते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे अपने आप नहीं, उधर भी अभाव कारण है। तो वो तो अलग उनकी उनकी स्पेशल कमेंट है उसके ऊपर। तो इसमें एक बहुत सारी शंका आ जाती है कि हम बोलते हैं कि हमने गलत चीजें, एक उदाहरण बार बार मैं आपको दे रहा हूं, वर्षा ऋतु है, ठंडे पानी पी रहे हैं हम, हाँ, और सर्दी खांसी हो गई हमें, सर्दी खांसी की शिकायत हो गई हमें ठंडा पानी पीने से, पानी में भीगने से, वर्षा ऋतु की रेनी सीजन की बात कर रहा हूं। तो उसने क्या लिखा है, उससे क्या हो जाएगा कि शरीर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, धातु में विषमता आ जाएगी। जब हम कॉजेस बंद करेंगे, हम ठंडे चीजें नहीं खाएंगे, आइसक्रीम खाना छोड़ देंगे, पानी में नहीं भीगोगे, तो सर्दी जुकाम का क्या होगा? अपने आप चला जाएगा। यस, कुछ हद तक ये हो सकता है, कुछ हद तक ये हो सकता है, ध्यान में रखिए। उसको बोलते हैं संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जन। कारण का त्याग लेने से जो व्याधि की जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ठहरा जा सकता है, बिल्कुल हम बंद कर सकते हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देनी चाहिए। तो सर्दी जुकाम खांसी हो गई वर्षा ऋतु में, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, और वो पेशेंट आपके पास आ गया और वो बोलेगा नहीं नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर, अरे भैया कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये स्वभाव परमवाद से आप ठीक हो जाएंगे। नहीं भैया, ये 50% ट्रू है, 50%। क्योंकि क्या हो जाएगा, वो जो आदमी है वो आपको परहेज, आप उसको बताएंगे कि क्या आपने गलती की है और गलती कैसी दुरुस्त करनी है, कारण का त्याग करना है, हेतुओं का त्याग करना है, कॉजेस बंद करने चाहिए। आपने ठंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए रेनी सीजन में, है ना, पानी में नहीं भीगना चाहिए, तो गर्म पानी सेवन करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आहार द्रव्य का परहेज बताने से उसका जो सर्दी जुकाम वाली तकलीफ है वो आगे बढ़ेगी नहीं, उसको न्यूमोनिया नहीं हो जाएगा, उसका कोरोना नहीं हो जाएगा, जो प्रोग्रेस है वो रुकेगा। फिर जो अंदर गड़बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, जिससे हम क्या कहते हैं, संप्राप्ति, दोष दुष्ट सम्मूर्छना, है ना, ये दोष और दुष्ट क्या है, ये समवायी और असमवायी कारण है। तो इनका जो है ना वो दुरुस्त हमें करना ही पड़ेगा। संप्राप्ति भंग पैथोलॉजी की जो चेन बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजिकल सिचुएशन बनी हुई है, वो डॉक्टर लोगों को ब्रेक करने ही पड़ेगी। तो संप्राप्ति भंग करने के लिए वैद्य की जरूरत है। तो स्वभाव परमवाद का ऐसा अर्थ नहीं है कि चिकित्सक की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्वभाव परमवाद, स्वभाव का मतलब अपने आप, बाय नेचुरल यू विल गेट क्योर, नहीं भैया ऐसा नहीं है। स्वभाव परमवाद ऐसा नहीं कहता। स्वभाव परमवाद इतना ही महत्वपूर्ण है कि लोगों को बताना चाहिए कि जब तक आप हेतु सेवन करते रहेंगे तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, आपको कारण बंद करने ही होंगे। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम।
संक्षेपता, इन शॉर्ट द डेफिनेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, संक्षेपता, क्रिया, क्रिया का मतलब चिकित्सा, क्या है प्रिंसिपल, निदान परिवर्जनम, स्टॉप द कॉजेस, and then automatically there will be the downfall. Curing process will go on with the disease, but that is only 50%. संप्राप्ति भंग दूर करने के लिए, समवायी और असमवायी कारण को दोष दुष्ट सम्मूर्छना भंग करने के लिए वैद्य की जरूरत है, औषध की जरूरत है। तो स्वभाव और परमवाद का गलत तरीके से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ये आप बोलेंगे सर ये नेचुरोपैथी की तरह बोल रहे हैं कि अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वभाव परमवाद इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा दैट इट सेज द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑलवेज एग्जिस्ट। ध्यान से सुनिए मेरा इंग्लिश, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑलवेज एग्जिस्ट। अपने आप ठीक करने का शरीर हमेशा प्रयत्न करता है, अपने आप ठीक होने का शरीर अपने आप प्रयत्न करता है। इसको स्वभाव परमवाद बोल सकते हैं आप। समझ में आया गया आपको? आगे चलते हैं। तो यही क्वेश्चन जो मैंने बार बार बता रहा हूं, यही इसका प्रयोजन लिखा है। अग्निवेश ने पूछा था, चरक ने उसका जवाब दे दिया। तो धातु वैषम्य दूर करना यह बहुत जरूरत है। ठीक है, ये ज्यादा मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, जो मैं बताना चाहता हूं वो बता दिया है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समः, जो बिगड़ गए हैं उसको तो दूर संप्राप्ति भंग तो करना ही है, और उसके भी आगे चलकर उनको बैक टू नेचुरल हेल्दी कंडीशन में लाना है। जो भी दोष है, जो भी धातु है, जो भी मल है, जो भी मनस शारीरिक घटक है जो बिगड़ गए हैं, उनको अपनी अपनी प्रमाणतः, अपनी अपनी द्रव्यतः, अपनी अपनी गुणतः साम्यावस्था में लाना, उसका आरोग्य प्राप्त कर देना, यह वैद्य का कर्तव्य है। या भी क्रिया भी, यह चिकित्सा की डेफिनेशन है। चिकित्सा का मतलब क्या है? जिस मैनेजमेंट के द्वारा हम शरीर धातुओं को, यहां धातु शब्द सिर्फ रस रक्त के लिए नहीं है, यहां धातु शब्द दोष, धातु, मल और मन के लिए भी है। तो ये सब शरीर मानस जो घटक हैं वो जब इक्विलिब्रियम पा जाएंगे, होम्योस्टेसिस पा जाएंगे, साम्यावस्था पा जाएंगे, तो वो जो क्रिया हम करते हैं उसको मैनेजमेंट, उसको चिकित्सा हम कह सकते हैं, और यही वैद्य का कर्तव्य है। तो ये हमने अभी बता दिया आपको, चिकित्सा का उद्देश्य भी आपको बता दिया है हमने। त्यागात विषम हेतु नाम समानाम च उपसेवनात्, भाई पेशेंट को ये बताना चाहिए, क्या करना चाहिए पेशेंट ने? त्यागात विषम हेतु नाम, जो कॉजेस है वो विषम हेतु है, एबनॉर्मल चीजें हैं सब, विषम एबनॉर्मल, वो साम्यावस्था नहीं है। वर्षा ऋतु में ऋतुचर्या का पालन न करके ज्यादा ठंडाई बेवरेजेस खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम खाना, पानी में भीगना, ये विषम हेतु है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तही और समानाम च उपसेवनात्, वर्षा ऋतु में समान क्या है? गरम गरम पानी पीना, हॉट चाय पीना, गरम गरम सूप का सेवन करना, इससे धातु साम्यावस्था में आ जाएंगे। तो ये समान शब्द का अर्थ द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः ध्यान में रखिए। और जो कारण चरक के सूत्रस्थान में 11वां अध्याय में किस कारणवश ये धातु विषम बन जाते हैं, इसके बहुत सारे कारण में से 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस हमेशा ध्यान में रखिए, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी। असात्मी इंद्रियार्थ संयोग, अपने अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसका कांटेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट्स के साथ, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, वो अति योग, हीन योग, मिथ्या योग हो जाता है। कई कबार हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, प्रज्ञापराध, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। और परिणाम का मतलब है काल, टाइम फैक्टर, जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, यंगस्टर्स के प्रॉब्लम, ग्रीष्म ऋतु के प्रॉब्लम, शिशिर ऋतु के प्रॉब्लम, है ना, वो काल का सवाल संबंध भी यहां पर दिखाई देगा आपको। तो ये चिकित्सा प्राभृत बोला है, वैद्य जी को क्या बोला है हमें, हम सब लोग क्या है, चिकित्सा प्राभृत। ये क्या करते हैं? साम्यावस्था लाने से विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति, विकारो धातु वैषम्यम,
धातु साम्यम अरोगता, विकारो डिसीजेस बीमारियां, विकारो धातु वैषम्यम इम्बैलेंस लॉस ऑफ होम्योस्टेसिस, और दोष साम्यम अरोगता। यहां पर जो दोष और धातु शब्द आते हैं ना, उसका स्पेसिफिक मीनिंग मत निकालो। तो इम्बैलेंस किस में हो जाएगा? सभी में, दोष में, धातु में, मल में, और रज और तमोगुण में भी। और साम्यावस्था किस में आएगी? दोष में, धातु में, मल में, और सत्वगुण की भी साम्यावस्था हो जाएगी। तो विकारो धातु वैषम्यम और दोष साम्यम अरोगता विदाउट एनी डिसीज। ओके, सो ये होने से क्या हो जाएगा? हम लोगों को आयुष्य प्रदाता बोला है। डॉक्टर लोग है लॉन्गिविटी प्रदान करने के लिए है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, देह सुख भी देते हैं ये लोग। तो इसी के साथ ये जो कल्पना चतुष्क का जो क्वाड्रेट 4 अध्याय का एक संच था, वो चिकित्सा प्रभृति नामक अध्याय से ये भी खत्म हो जाता है। और ये चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 16 की एक महत्वपूर्ण नोट समझो आप, जिसको परीक्षा में बोला जाता है कि स्वभाव परमवाद एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे शायद ख्याल से आपको लास्ट 25 मिनट्स में सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैं आप सबको एक दरख्वास्त विनंती करता हूं कि वीडियो ऐसे ही आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। आप पर्सनली पेड सर्विसेज भी मेरे साथ है, जैसे पीपीटी एज पर डिमांड, ऑडियोज एज पर डिमांड, एंड वीडियोज एज पर डिमांड, बट दीज आर द पेड सर्विसेज। आई एम थैंकफुल टू ऑल एंड आई विश दैट you can support me by subscribing my YouTube channel. I wish you all the best. Take care. Best for examination and best for your medical practice. If you are patient, get well soon. Yes. Thank you and take care. Bye bye.